दोस्तों पिछले दिन हम लोग प्लांट्स का न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग ये जान चुके थे कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। यार प्लांट के बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यार, प्लांट में खाना बनता है तो खाना में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है यार, पिछले दिन ही तो पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन सब बनाता है। वो सब बाद में देखो, सबसे पहले ग्लूकोज को देखो। तो ये बनने समय सिर्फ ग्लूकोज होता है, प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। याद रखना, स्टार्च के रूप। पिछले दिन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिए थे। आज बारी है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने की। यार आज हमारी बारी है। हम पढ़ेंगे कि इंसानों के पेट में कैसे कोई चीज़ पचता है। उससे पहले जान लो कि इस धरती में 3 टाइप के हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले जंतु पाए जाते हैं। सबसे पहला होलोजोइक, जो कोई सॉलिड चीज़ को अपने मुंह में खाता है और पेट में जो होता है एनर्जी मिल जाता है, उसके बाद निकल जाता है। सेकेंड टाइप है सेप्रोट्रोपिक, ये सड़ा गला चीज़ को खाता है यार। थर्ड टाइप का नाम है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो जो जंतु आते हैं ना भाई, वो लोग बहुत चतुर होते हैं। वो दूसरे एनिमल के बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए उससे एनर्जी ले लेते हैं। तो तीनों का डेफिनेशन देख लो। होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। इसी तरीके से सेप्रोट्रोपिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, देख लो। चाहो तो लिख भी सकते हो। बाकी सेप्रोट्रोपिक तो समझ में आ रहा है भाई कि ये सड़ा गला चीज़ से अपना खाना ले लेता है। पैरासाइटिक वाला भी समझ में आ रहा है कि वो दूसरा एनिमल का न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। लेकिन ये होलोजोइक है ना यार, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये खाने समय क्या क्या चीज़ खा लेता है, सॉलिड सब्सटेंस को खाता है और इसको एनर्जी कैसे मिल जाता है, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यार सबसे पहले सस्ता चीज़ को निपटा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपना फूड अमीबा कैसे लेता है। देखो यार, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, जैसा मन वैसा शेप बना सकता है। तो ये बहुत चतुर रहता है। देखो, ये देखता है कि कहाँ पर से मेरा खाना आ रहा है, वो आने लगता है तो अपना शेप को ऐसा गड्ढा जैसा बना लेता है। जब वो खाना इसके गड्ढे के अंदर घुस जाता है तो अपना शेप को फिर गोल कर देता है। ऐसे में वो जो खाना है वो इसका अंदर घुस जाता है और इसके अंदर एसिड सब छोड़ता है और वो खाना को तोड़ ताड़ के अपना एनर्जी ले लेता है बस। और जब निकालना रहता है तो अपना शेप चेंज करके बाहर निकाल देता है। अमीबा का सिंपल सीधा सा है। हम लोग इंसानों के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान के पेट में कैसे क्या क्या चीज़ होता है। कुछ समझ नहीं आता है यार, बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। देखो, आदमी कोई चीज़ खाता है तो इस रास्ते से ऐसा 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 होते 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 इधर लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। यार इस डायग्राम में लीवर और पेंक्रियाज छूट गया है, साथ में गल ब्लैडर भी छूट गया था। चलो अब ठीक है, अब आगे देखते हैं। यार एक वर्ड एलिमेंट्री केनाल, इसके बारे में तो तुम सुने ही होगे। इसका मतलब क्या होता है भाई? सब कोई कह चलता है एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री केनाल। देखो, केनाल मतलब नहर होता है, मतलब वैसा पाइप जहाँ पर खाना रहता है, जब तक पच नहीं जाता है तब तक वहाँ पर खाना रहता है, उसे एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। एलिमेंट्री केनाल कोई बोले तो पूरा समझ लेना। माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री केनाल में ना लास्ट चीज़ भी नहीं छूटता, इनस भी नहीं छूटता। जिस रास्ते से तुम्हारे पेट से खाना बाहर आता है ना, वो भी नहीं छूटता। यार जब तुम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना, तब एक चीज़ बहुत आएगा, ग्लैंड। इसका हिंदी मतलब तो ग्रंथि होता है। तुम्हें सिंपल में समझना है तो इसका मतलब फैक्ट्री समझो। जिस चीज़ का ग्लैंड है वहाँ वही चीज़ बहुत ज़्यादा बनेगा, बनते रहेगा। जैसे आयरन फैक्ट्री में लोहा बनते रहता है ना, इसी तरीके से जिसका ग्लैंड है उसमें वो चीज़ बनते रहेगा। मुंह में एक ग्लैंड पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड, जिसमें तुम्हारा लार बनते रहता है, ज़िंदगी भर बनते रहता है। जैसे इंसान का सिर है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 6 पीस लार ग्रंथि पाया जाता है। इंसान के मुँह में टोटल 3 जोड़ा सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड के बारे में आगे हम लोग बहुत पढ़ेंगे। हमारा पेट में बहुत अलग अलग किस्म का ग्लैंड है, हमें पढ़ना है। लीवर भी एक ग्लैंड है, पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। लीवर से बाइल जूस निकलता है, ये बाइल जूस का फैक्ट्री है। पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक एंजाइम निकलता है। तो चलो खाना को पचाना शुरू करते हैं। कितना देर करोगे? देखो भाई, जब तुम कोई भी चीज़ खाते हो ना तो वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। वहाँ मुंह में थूर थार होता है, पूरा कुछ काच होता है। तुम्हारा जो दांत है ना, तुम जो भी खाओगे उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देगा, छोटा छोटा कर देगा, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स निकालना है। छोटा छोटा करोगे तब ना न्यूट्रिएंट्स निकलेगा। अब कुछ लोग इतने स्पीड में खाते हैं कि उसका खाना बड़ा बड़ा रह जाता है। ऐसे में डाइजेशन प्रोसेस में दिक्कत होता है
और उससे सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं निकल पाता है। जब खाना छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाता है ना, तब तुम्हारा बॉडी उस खाना से सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच निकालता है। अच्छा, मुंह में और एक काम होता है, जीभ के नीचे सलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। तो ये सलिवरी ग्लैंड से सलीवा निकलता है, मतलब लार निकलता है। मुंह से लार निकलता है ना, तो मुंह से लार निकलता है और इस लार को खाना से मिक्स करने का काम जीभ करता है, ताकि फूड सॉफ्ट हो जाए और वो तुम्हारे गले में ना अटके। अच्छा, एक दिन में एक इंसान के मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। ये बोतल में अगर तुम दिन भर अपना लार को इकट्ठे करोगे तो ये बोतल भर जाएगा। भरने के बाद ये लार को फिर एक साथ पी लेना, क्या दिक्कत है। सलीवा यानी लार का और काम रहता है। सलीवा में 4 चीज़ पाया जाता है, वो चारों चीज़ का अलग अलग काम रहता है। तो सबसे पहला चीज़ का काम रहता है माइक्रोब्स को मारना। यार, तुम खाते हो तो वो भोजन में अलग अलग छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं। जब तुम खाते हो तो तुम्हारे हाथ में भी माइक्रोब्स रहते हैं, तो वो माइक्रोब्स छोटे छोटे जीवाणु को मारने का काम करता है लार। जो बच्चा होता है ना, उसमें बड़ों के मुकाबले ज़्यादा लार बनता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो बिना हाथ धोए भी खा सकता है। कुछ चीज़ मिठाई सब दे दोगे तो हाथ पोंछ के ऐसा ही खा लेगा, बोलेगा कि हाथ साफ है। जब वो खाएगा तो उसका मुंह का लार सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। अच्छा, सलीवा का और एक काम रहता है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मारता ही है, इसमें कोई शक नहीं। सेकंड काम ये रहता है कि खाना में जो स्टार्च रहता है ना, वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। हाँ, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, सेकंड चीज़ स्टार्च को शुगर में बदल देता है। खाना में जितना भी स्टार्च रहता है उसको शुगर में बदल देता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। अब मुंह में लार उर सब होके अंदर आ गया। जिस रास्ते से खाना स्टोमक तक आता है उस रास्ता को फूड पाइप बोलते हैं। और स्टोमक जे शेप में रहता है। यहाँ पर जे जैसा एगो चीज़ दिख रहा है ना, उसे स्टोमक कहते हैं। तो स्टोमक में भी एगो फैक्ट्री पाया जाता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड। यार, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं समझ रहे हो, बहुत पावरफुल एसिड रहता है। वो अगर तुम्हारे स्किन में गिर जाए तो तुम्हारे स्किन को भी जला सकता है। तो स्टोमक में टोटल 3 चीज़ बनता है भाई। सबसे पहला चीज़ HCl हो गया। सेकेंड चीज़ पेप्सिन, पेप्सिन भी बनता है, स्टोमक में ही बनता है। सबसे पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा बनता है म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। चलो एक एक करके सबका काम देखते हैं। देखो यार, HCl होता है ना, उसका सबसे पहला काम रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना। तुम बोलोगे यार ये तो लार ही मार दिया था, मतलब सलीवा ही मार दिया था। भाई, दुनिया में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लार से वो नहीं मरते। तो वो जब पेट में आते हैं ना, तो HCl उसका काम तमाम कर देता है, जा बचवा। उसके बाद जो पेप्सिन है ना, ये बहुत खचरा है यार। ये बोलता है कि हम तभी काम करेंगे जब खाना एसिडिक हो। तो HCl इसका फरमाइशी भी पूरा करता है। HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारने का काम कर दिया। सेकेंड चीज़, खाना को एसिडिक बना दिया। क्यों बनाया? ताकि पेप्सिन काम कर सके। अब तुम सोच रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्किन में गिर सकता है तो स्किन जला सकता है, तो यहाँ पर पेट को नहीं जला रहा है। देखो यार, हमारे स्टोमक को एसिड से बचाने के लिए हमारे पेट में एक चीज़ बनता है, वो है म्यूकस। म्यूकस 3 चीज़ बनता है। सबसे पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। तो तीसरा म्यूकस का काम यही है कि भैया तुम मेरे पेट के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करो। तो पेट के किनारे किनारे ये म्यूकस आ जाता है और एसिड से पेट को बचा लेता है। अच्छा, HCl का काम समझ में आ गया, म्यूकस का काम समझ में आ गया। ये पेप्सिन का काम क्या है भाई? ये पेप्सिन ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसका खाना को एसिडिक बना दिया, अब ये खुशी खुशी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम शुरू करता है। यार, हमारे पेट को ना सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीनों चीज़ को ही डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और बाकी चीज़ तो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तीनों चीज़ को सिंपलर फॉर्म में करना पड़ता है, कम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, बाकी तो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। मुंह में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हो गया, यहाँ पर पेप्सिन से प्रोटीन पचना शुरू हो गया। यहाँ फैट के साथ बेईमानी हो रहा है यार। फैट्स अभी तक पचना शुरू नहीं हुआ है, फैट्स रोने लग जाता है। देखो यार, मेरे साथ बेईमानी हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही पचना शुरू हो गया, यहाँ पेप्सिन प्रोटीन का काम कर दे रहा है। मेरा काम कौन करेगा? रोने लगता है। यार रो मत, तेरा समय भी आएगा। देखो यार, मैं यहाँ पर जूम करके इमेज बना दिया हूँ। इधर से स्टोमक से खाना आ रहा है, स्टोमक से खाना सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटा सा पतला सा पाइप में धीरे धीरे आता है। यार एक चीज़ मैं बता देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन ना एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। इसके बगल में लीवर, पेंक्रियास, गल ब्लेडर ये सब रहता है। तो गल ब्लेडर और पेंक्रियास दोनों
स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। देखो भाई, सबसे पहला काम तो फैट्स को पचाना चालू करना है। देखो, इसके बाद खाना पचने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि मैं एसिडिक फूड में काम कर ही नहीं सकता, मुझे बेसिक फूड चाहिए, एसिडिक फूड नहीं चाहिए। एसिडिक फूड दोगे ना तो मैं खाना को पचाबे नहीं करूँगा, मुझे बेसिक फूड चाहिए तो बेसिक फूड दो ना। अब इसलिए यहाँ पर बीच में लीवर की एंट्री आ जाती है। यार, लीवर बाइल जूस बनाता है, ये फैक्ट्री है और ये गैल ब्लेडर को दे देता है कि भैया तुम रखो। जैसे फैक्ट्री से दुकान में कोई चीज़ आके रहता है ना, उसी तरीके से फैक्ट्री से गैल ब्लेडर में आके ये बाइल जूस रहता है। तो ये बाइल जूस को छोड़ने का काम गैल ब्लेडर करता है। गैल ब्लेडर ऐसा एंजाइम छोड़ता है ना कि जो फूड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बेसिक हो जाए। पेट से एसिडिक फूड निकला है ना, वो बेसिक हो जाए और फैट खुश हो जाए, मतलब फैट को पचाना शुरू करे। एक बार फिर से देखो, लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस को कौन स्टोर करता है? गैल ब्लेडर। गैल ब्लेडर बाइल जूस छोड़ता है तो उसका क्या काम रहता है? सबसे पहला काम न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड, जो स्टोमक से एसिडिक फूड आया है उसको बेसिक करना। सेकेंड चीज़, फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट करना। तो बाइल जूस में एक बाइल साल्ट रहता है जो कि फैट्स का डाइजेशन को स्टार्ट करता है, फैट को पचाना शुरू करता है। काहे कि ऊपर से स्टार्च पचता आया है, प्रोटीन पचता आया है, तो फैट भी तो निराश होगा, इसलिए फैट का पचना शुरू होना चाहिए। यार, लीवर से पहले ना पेंक्रियाज आता है, पेंक्रियाज एंजाइम छोड़ता है। पेंक्रियाज कैसा एंजाइम छोड़ता है? देखो यार, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक एंजाइम छोड़ता है। ऐसा एंजाइम छोड़ता है जो कि फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दे, ऐसा फॉर्म में बदल दे कि हमारा जो बॉडी है वो उस फूड को आसानी से एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो पेंक्रियाज क्या एंजाइम छोड़ता है? पेंक्रियाटिक एंजाइम। तो पेंक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या चीज़ रहता है? पेंक्रियाटिक एंजाइम में 3 मेन चीज़ रहता है। सबसे पहला चीज़ ट्रिप्सिन रहता है, ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। तुम बोलोगे प्रोटीन तो स्टोमक में ही डाइजेस्ट हो गया था। यार, वहाँ पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था, आधा अधूरा था, तो उसके बाद ये फाइनल डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, जिससे कि हमारा शरीर आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड चीज़, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो मुंह से ही शुरू हो गया था, लेकिन वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो उसके लिए ये सब एंजाइम छोड़ा जा रहा है। फैट को फैटी एसिड और ग्लूकोज में बदलने के लिए भी एक एंजाइम छोड़ा जाता है जिसका नाम है लाइपेज। देखो यार, ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, और लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में बदलता है। यार, लाइपेज का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दो, LIPASE, लाइपेज फैट्स में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट में एमाइलेज लिख लोगे, और प्रोटीन में ट्रिप्सिन काम करता है। अच्छा, वहाँ से तो एंजाइम निकल गया। अब वो एंजाइम पूरा मिक्स होता है, वो सारा एंजाइम फूड में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। यार, स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा होता है ना कि उसमें फूड थोड़ा थोड़ा जाके पूरा फैल जाता है, फूड पूरा फैल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से और कुछ कुछ एंजाइम रिलीज होता है, लेकिन अभी तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना फैल गया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। जैसे मेरा अंगुली देख रहे हो ना, इसी तरीके से अंगुली जैसा ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा उठा हुआ मांस रहता है, जिसे भीली कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ना, VILLI। तो ये खाना को एब्जॉर्ब करता है, मतलब खाना से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो यही खींचता है, यही वहाँ से ग्लूकोज जितना होता है सबको खींच खाँच के हमारा बॉडी का अलग अलग पार्ट्स में भेजता है, और इसी से हमारा एनर्जी बनता है। यार, ये घुमा घुमा हुआ इसलिए है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ पाए। देखो, ये अपने तीनों तरफ से फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे न्यूट्रिएंट्स जितना अच्छा चीज़ उसको निकाल सकता है। यार, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक अच्छा सा चीज़ तुम्हें मैं बताना ही भूल गया। देखो यार, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है ना, वो हर्बीवोरस और ओमनीवोरस एनिमल में थोड़ा लंबा रहता है, क्योंकि प्लांट्स को खा के पचाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और जो कार्निवोरस एनिमल होता है ना, जो मांसून्स खाता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि मांसून्स को खा के पचाना में थोड़ा आसान पड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, सब सारा खिंचा गया। उसके बाद इधर आता है, जो फूड है वो इधर आता है। यहाँ पर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। आदमी का अपेंडिक्स होता है, तो इसी ऑर्गन को काट के निकाल लिया जाता है। यार, ये यहाँ से एक और डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है जो बाकी बचा हुआ भोजन को पचाने का काम करता है।
इसका हमारे शरीर को वैसा खास ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको काट के निकाल लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड सीधा अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब फूड से पानी को खींचा जाता है। फूड से जब पानी खींच लिया जाता है तो जो फूड होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और फिर वो रेक्टम में जमा हो जाता है। जब रेक्टम में ज़्यादा हो जाता है तो वो एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ध्यान देना यार, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। चलो काम ख़त्म, पैसा हजम। आई होप तुम्हें सब समझ में आ गया है। ये झिल्ली के बारे में भी समझ में आ ही गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा नस होता है भाई, जो कि न्यूट्रिएंट सबको खींच खांच के शरीर के अलग अलग अंग में भेज देता है। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल हम लोग देखेंगे कि ये ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलो बाय।